भाषा विकास की अगर बात की जाए तो भाषा का विकास कैसे हुआ, बहुत सारी इसमें चीज़ें, एक्विजिशन एंड लर्निंग में क्या डिफरेंस है, कौन से मैगजिम्स हैं, प्रिंसिपल्स कौन से हैं लैंग्वेज टीचिंग के, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इससे पहले अगर आपने लाइक शेयर ना किया हो, आपकी इच्छा हो, आपको पसंद आए सेशन, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। समय समय पर कुछ क्वालिटी काम करने की कोशिश हम लोग करते रहते हैं। अब इसमें एक सब टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक का नाम है एक्विजिशन एंड लर्निंग। एक्विजिशन यानी कि अर्जन, भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है, ये बात एक सिंपल सी है यहाँ अगर मैं कहूँ तो। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी अर्जन, अर्जित आप बिना किसी बहुत ज्यादा एफर्ट के कर लेते हैं, यानी सबकॉन्शियसली अवचेतन रूप से कर लेते हैं। और जो ये आपका अधिगम है, अर्जन की बात हो गई। बात अगर अधिगम की करें तो इसमें आपको एफर्ट, प्रैक्टिस सब लगाना पड़ता है। जैसे आप अभी एग्जाम के लिए क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो आप एफर्ट, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, हर चीज की आपको जरूरत पड़ रही है। ठीक, तो अधिगम में कॉन्शियस एफर्ट, डेलिब्रेट एफर्ट चाहिए आपको, डेलिब्रेट एफर्ट चाहिए, यानी आपकी इच्छा होनी चाहिए उसमें, तब जाकर के काम बनेगा। ठीक, डेलिब्रेट एफर्ट चाहिए। यहाँ ये नेचुरल वे में आता है। भाई आप पैदा हुए, आपके आसपास हिंदी बोली जाती थी, आपने उसको एक्वायर कर लिया, उठा लिया अपने एनवायरनमेंट से। ना आपको किसी व्याकरण सीखने की जरूरत पड़ी, ना आपको किसी मतलब अलग से किताबों से या स्कूल में आप एक फॉर्मल सेटिंग में गए, कुछ नहीं, आपने उसको उठा लिया नेचुरली अपने एनवायरनमेंट से। और ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन की क्षमता है, नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि हमारे अंदर जन्मजात होती है, यानी इनेट कैपेबिलिटी है ह्यूमंस में, ह्यूमन चाइल्ड में लैंग्वेज को एक्वायर करने की। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये एक छोटी सी बात हुई जिसको हमने डिस्कस किया। इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है, दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बीच में, वो एनवायरमेंट का है। अगर आपको एनवायरमेंट मिलेगा तो आप दूसरी लैंग्वेज को भी क्या कर लेते, एक्वायर कर लेते, है ना। लेकिन एनवायरमेंट ना मिलने के कारण आप दूसरी लैंग्वेज बुक से सीख रहे हैं, जैसे हमारी स्थिति इंग्लिश में है ना। तो एनवायरमेंट का मेन डिफरेंस है। आपसे पूछा जाता है टेक्स्ट बुक है, ग्रामर है, क्या है, लेकिन पर्यावरण, क्योंकि लैंग्वेज कहाँ से आती है, एनवायरमेंट से आती है। हम अपने एनवायरमेंट से लैंग्वेज सीख जाते हैं, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी लैंग्वेज की। और 2 साल के आसपास बच्चा ठीक ठाक 2 सेंटेंस जोड़ करके बोलना शुरू कर देता है। थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ी होगी लेकिन वो बोलना शुरू कर देगा। ठीक, बोलना तो पहले भी शुरू कर देगा, बट अगर मैं बात करूं टू एक सेंटेंस फॉर्म करने की, ठीक है बात। तो इस केस में अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लैंग्वेज को एक्वायर करने में। जो अगर आप भाई यूएस में रहते, इंडिया की जगह, तो क्या होता, आप इंग्लिश बोल रहे होते, हो सकता है आपको ग्रामेटिकल रूल्स बहुत अच्छे से ना आते, हो सकता है आपको लिटरेचर का उतना ज्ञान ना होता, लेकिन आप बोल रहे होते क्योंकि आपने एनवायरनमेंट से लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया। अभी जो आपकी मातृभाषा है, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, उसको आपने एनवायरनमेंट से एक्वायर किया हुआ है। उसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मारने पड़े, घर वालों को आपको दवाइयां नहीं देनी पड़ी लैंग्वेज की, है ना, ऐसे कुछ उन्होंने दिया नहीं है। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली है कि लैंग्वेज अगर एक्विजिशन की बात करें चाहे लर्निंग की बात करें, दोनों ही प्रोसेस में आप एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं या सीख रहे हैं, इनेट कैपेबिलिटी के हिसाब से सीख रहे हैं यहाँ। ठीक, और जो लर्निंग है वो तो टेक्निकल वर्ड अपने आप में अधिगम है ही, कि आप एफर्ट प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो एक चीज आती है कि लैंग्वेज कभी भी हेरिटेड नहीं होती। इस चीज के साथ कंफ्यूज नहीं होना कि एक्विजिशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब इनहेरिट कर लिया आपने। इनहेरिट क्या है, आपके पिताजी की प्रॉपर्टी थी और आपको वो क्या कहें, उसको विरासत में मिल गई। तो विरासत में नहीं मिली है आपको, कि आपको ऐसे ही फ्री में मिल गई। आप पैदा हुए थे, एक पोटली रखी हुई थी घर में और वो आपको दे दी और लैंग्वेज आ गई, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज आपको करनी पड़ेगी एक्वायर ही। ठीक, तो उस केस में आपके अंदर एबिलिटी है लैंग्वेज को लर्न करने की, आपके अंदर एबिलिटी है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, बट ये पहले से वो नहीं है कि रेडीमेड थी कि लो जी भर गया। जैसे वो था ना, पीके को जैसे वो भोजपुरी डाल दी थी उसके अंदर, उस तरीके का नहीं हो सकता, है ना। आपको एक्वायर करनी पड़ेगी एनवायरमेंट से। क्लियर हो गई बात। तो ये एक छोटी सी बात है जो हमने डिस्कस की है। क्लियर हो तो बताओ। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी और कुछ और आगे की बात करेंगे। हाँ, मैथ पेडागोजी करा देंगे काजल। जिस दिन जो चलता है उसे छोड़ के बाकी सारी चीजें याद रहती है ना आप लोगों को, है? मुझे सब पता है, मेरे दिमाग में हैं चीजें, मुझे क्या क्या कब कब कराना है, सो डोंट वरी। सेशन हुआ था अनअकैडमी पर, क्यों नहीं हुआ होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। तो अब बात होगी लैंग्वेजेस की। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश है, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसको भी समझेंगे। लैंग्वेज क्या है उसको भी समझेंगे, इसकी विशेषताएं क्या हैं, एक्वायर कैसे आप करते हैं, एक्विजिशन की डिटेल्स समझेंगे, फिर नॉम चॉम्स्की की पूरी कहानी समझेंगे। ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया अभी। फिर क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में, फिर और चीजों को, मतलब
बड़ा होने वाला है सेशन, तो पेशेंस बना के रखिए और चीजों को ध्यान से समझिए। अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आसार रहेंगे कि आपके 3-4 नंबर जो हैं वो गलत नहीं होंगे आसानी से, चाहे क्वेश्चन आसान हो मुश्किल हो, वॉट एवर इट इज। ठीक है, चलिए फिर। बहुत बढ़िया, सही है, आ जाइए आप लोग अभी। पूनम जी, सीटेट जब होगा तब देखा जाएगा, अपनी तैयारी जारी रखिए। 15 तक ही पता लग पाएगा, या तो एडमिट कार्ड आएंगे या तो सीबीएसई कुछ कहेगा हमें। अभी किसी के पास कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब हवा में तीर चल रहा है, ये सब अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बात कर रहे हैं, है ना। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज क्या है? भाषा है। क्या भाषा? हिंदी हो इंग्लिश हो, ये कॉमन टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको दोनों लैंग्वेज में हेल्प करेगा। ठीक, अगर मैं बात करूं भाषा की, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, इमोशंस, फीलिंग्स, है ना। आप अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप अपनी बात को संप्रेषित कर पाएंगे, अपने आइडियाज को, अपने विचार हों, आपकी इमोशंस, आपके संवेग हों, आपके थॉट हों, मतलब आप एक्सप्रेस कर पाते हैं सामने वाले की बात को रिसीव कर पाते हैं। तो ये लैंग्वेज हो गई क्या? एक मीडियम कम्युनिकेशन का। लेकिन लैंग्वेज जस्ट एक मीडियम ही नहीं है। मतलब अगर सिर्फ ये कहा जाए कि लैंग्वेज इज ओनली मीडियम, या लैंग्वेज इज ओनली अ मीडियम टू कम्युनिकेट, मतलब सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम है, एक साधन है सिर्फ कम्युनिकेशन का, तो बात गलत होगी। ये आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करती है, आपके संज्ञान को भी डेवलप करती है, यानी कॉग्निशन को भी, ये और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव को, आपकी हिस्ट्री को ये स्टोर करके रखती है। कितने सारे इसके फंक्शंस हैं। तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स मच मोर देन दैट। तो ये नहीं कह सकते कि जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ, मतलब जो लैंग्वेज है वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है। देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इसको पढ़ने से ज्यादा सुनने पे ध्यान रखिए, ये तो मिल जाएगी पीडीएफ आपको। अबाउट 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया, मतलब 1600 से ज्यादा बोलियां और भाषाओं का भाषाएं और बोलियों का इस्तेमाल किया जाता है भारतवर्ष में। ठीक, अब ये जो डेटा है आपको बहुत जगह पर बहुत तरह का मिल जाएगा, बट स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस, सॉरी स्टैंडर्ड बुक्स जो चलती हैं उनके अकॉर्डिंग हम लेके चलें। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि हमने 1600 फिक्स कर दिया हो, मोर देन 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं, एक जनरल आइडिया है, ये कहने की बात है, इसमें ऐसा कुछ आपको इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे, मिल जाएगी कल की पीडीएफ आज। अब लैंग्वेज की फैमिलीज है ना, कुछ लैंग्वेज की कुछ फैमिलीज हैं। अगर हम बात करें भाषा परिवार की, तो एक कुछ 5 मेन परिवार हैं। अगर हम बात करें तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंग्लिश जो है वो किस लैंग्वेज फैमिली के अंडर आती है, तो आप सिंपली बता देंगे इंग्लिश कम्स अंडर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, यानी इसमें हिंदी भी आती है, गुजराती भी आती है, इंग्लिश भी आती है। इसके अलावा द्रविडियन एक फैमिली है जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा ये सब आ जाएंगे, मलयालम, बाकी की फिर तीनों कैटेगरीज हैं। तो आप अगर इंग्लिश या हिंदी की बात हो, क्योंकि आपके पेपर में जनरली अगर आपने इन दोनों को ही चूज किया है, तो ये इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती हैं, इंडो यूरोपियन। ठीक, क्लियर हो गई होगी यहां तक की बात। ये एक छोटी सी बात है, आपको कंफ्यूजन में पढ़ना ही नहीं है, बात उतनी समझ रहे हैं जितनी हमारे काम की है। अदरवाइज तो आप 15 नंबर में पूरे ज्ञाता बन जाएंगे, पीएचडी कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। हाँ, बहुत बढ़िया जी, सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा की कुछ विशेषताएं हैं, ये बात तो निश्चित है। एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी ह्यूमन लाइफ्स में, तो भाषा की क्या है, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं भाषा की विशेषताओं की, तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज है वो संप्रेषण के माध्यम के रूप में काम करती है, यानी हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी की बात को सुन सकते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का माध्यम है, ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ, ये एक इसका फीचर हुआ। दूसरा क्या है, इट इज सिंबॉलिक एंड डायनामिक। एक तो इसमें सिंबल्स का यूज किया जाएगा, भाई दुनिया भर के सिंबल्स हैं, सिंबल्स का यूज किया जाएगा, और ये परिवर्तनशील है, डायनामिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब इसमें परिवर्तन होता रहता है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, कुछ वर्ड्स डिलीट होते रहते हैं। ठीक है बात। अगर हम बात करें अब से 20 साल पहले की भी, तो जनरली मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक
मूवी के लिए मूवी यूज करते थे, हम कहते थे भाई पिक्चर देखने गए थे या पिक्चर देखी, या फिर अगर मैं बात करूं तो फिल्म का यूज किया जाता था। पुराने लोगों की अगर मैं बात करूं, हम तो क्या ही यूज करते होंगे, ठीक। तो मूवी की बात होगी, अगर ये मूवी वर्ड कह लें तो ये क्या होगा, ये बाद में ऐड हुआ होगा। कितने सारे वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है या अलग अलग डिक्शनरीज हैं, वो बहुत हर साल कुछ वर्ड्स ऐड होते हैं, कुछ हटाए जाते हैं, रिमूव होते हैं। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी लैंग्वेज क्या है, डायनामिक है। लैंग्वेज इज डायनामिक। बना दूंगी मैं ऐप पर वीडियो, क्यों टेंशन लेते हो। 1 मिनट रुको, मैं देख रही हूँ आज आप लोगों को या तो नोटिफिकेशन नहीं मिला है या आप लोगों की इच्छाएं खत्म हो गई हैं पढ़ने की। कहाँ हैं बाकी के 2000 लोग, 2100 लोग ही लाइव हैं। अभी तो पेपर भी नहीं हुआ, ऐसे भी क्या जल्दी। 1 मिनट रुको, कोई बात नहीं। सही है, बढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट में, मुझे लग रहा है लिंक शेयर नहीं किया आज। नेक्स्ट है, इट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब, 1 मिनट रुक जाओ, मतलब जटिल है भाई। कहाँ कौन सी साउंड आएगी, किससे कौन सी साउंड बनी हुई है, क्या इंटोनेशन रहेगा, दुनिया भर की यहाँ चीजें शामिल हैं, ठीक है बात। तो ये एक छोटी सी बात है जिसको समझना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स है, एक सिस्टम फॉलो करती है, ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी अपनी मर्जी से लिख देंगे और उसका एक मीनिंग होगा, ठीक। तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए एक जटिल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। इट इज आर्बिट्रेरी, इस बार भी ये क्वेश्चन आया था, यानी स्वच्छंद है लैंग्वेज, जैसी लिखी जाती है, और जो लिखे होने का जो एक मीनिंग है, ये बॉटल को मैं BOTTELE लिखूं अगर, तो उस लिखे हुए का इससे कोई डायरेक्ट मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट है दोनों। ये तो हमने वर्ड मीनिंग को एसोसिएट किया है उससे, तो ये इंडिपेंडेंट है लिखने और चीजों से एसोसिएट होने में, ठीक। तो ये इंडिपेंडेंट है, कोई खास अपना रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात हुई जिसको हमने डिस्कस किया, हालांकि इतनी भी ये छोटी बात नहीं है, बट स्टिल ग्रेट। सीटेट का सेंटर वेंटर सब हो जाएगा जब, अगर CBSE लॉन्च कर, मतलब एक बता देगा एक बार के क्या सीन है, तो फिर तो सारी चीजें हो ही जाएंगी। तो ये छोटी सी बात हो गई, यहाँ तक होपफुली क्लियर हो गई होगी। और अगर कोई समस्या है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज आर्बिट्रेरी का मतलब है इसका जैसे लिखी जाती है, और जो इसका वर्ड मतलब जो इसका एसोसिएशन होगा चीजों के साथ, वो इंडिपेंडेंट है। अगर हम BAT बैट लिखते हैं और हम BAR बार लिख दें तो मीनिंग चेंज हो गया तुरंत, तो वो एक लेटर से चीजें चेंज हो गई, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, जैसी लिखी जाती है और उसका मीनिंग जिससे एसोसिएट होगा उससे स्वच्छंद है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब एक्विजिशन के बारे में थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां आपको एक्विजिशन पर क्वेश्चन ना मिले। एक्विजिशन क्या है, व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली, जब आप प्राकृतिक रूप से भाषा सीखते हैं, विदाउट, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट, बिना एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के, कि आप स्कूल गए, बुक्स लेके गए, टीचर ने आपको ABCD बोलना सिखाया, ये किया वो किया, कुछ नहीं। आपको किसी ने अ से अनार भी आपने बाद में सीखा, पहले आप हिंदी बोलना जानते थे, मतलब आपने लैंग्वेज को एक्वायर किया नेचुरल वे में, प्राकृतिक रूप में, ठीक। तो इसको हम एक्विजिशन कह सकते हैं, जब आपको बिना किसी किताब के, बिना किसी सिस्टमैटिक वे के, बिना किसी फॉर्मल स्कूलिंग के, जब आप अपने एनवायरमेंट से एक्वायर कर लेते हैं। हाँ, छोटी सी बात, मेरी फेवरेट मूवी है ये, कोई मूवी है भी वैसे। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ, 1 मिनट रुकी जाओ, ये फैसला हो ही जाने दो इसका आज, ठीक है। हो गई चीजें। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है। नेटिव लैंग्वेज क्या है भाई, जहां आप रहते हैं, जो भी आपकी स्थानीय भाषा है, जो भी आपकी देशीय भाषा है, देशीय होता है कुछ वैसे, ठीक, मतलब जहां आप रहते हैं वो आपकी लोकल लैंग्वेज। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो हिंदी आपके लिए नेटिव हो सकती है, मतलब जिस प्लेस से आप हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज कह सकते हैं आप, स्थानीय भाषा, ठीक। तो ये प्रोसेस है एक ऐसी लैंग्वेज को लर्न करने की, ऐसी लैंग्वेज आप इसमें सीख रहे हैं जहां पर कोई नेटिव लैंग्वेज, यानी जो आपके स्थानीय आसपास मौजूद भाषा है, या फिर कोई सेकेंड लैंग्वेज भी हो सकती है,
बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि आपके ह्यूमन ब्रेन में इनेट कैपेसिटी है, आंतरिक क्षमता है लैंग्वेज को एक्वायर कर लेने की। अब चाहे वो आपकी नेटिव लैंग्वेज हो, चाहे वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज हो। स्टीफन क्रैशन इवन कहते हैं कि आप दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर सकते हैं यदि आपको एनवायरमेंट दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में अगर दो भाषाएं बोली जाती हैं तो आप दोनों को एक्वायर कर लेते, और ये आपकी इनेट कैपेसिटी जो है ह्यूमन ब्रेन की उसके कारण होगा। ऐसा नहीं कि आपको किताबों से रटाया गया हो कुछ। ठीक, फिर है लर्नर्स, किताबों से या आप आगे जाकर के व्याकरण आप पढ़ते हैं हिंदी का भी, उसको और बेहतर किया जा सकता है फॉर्मल लर्निंग से, लेकिन जो उसकी शुरुआत है सीखना है वो किससे होगा, वो आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में होगा, आपकी इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन के कारण। लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज व्हेन इट इज यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये इसकी प्री कंडीशन है, प्री रिक्वायरमेंट है कि एनवायरनमेंट जो है वो नेचुरल होना चाहिए, सिमुलेटेड ना हो, और दूसरा ये कि रियल कम्युनिकेशन के थ्रू आप यहां सीखते हैं, रियल संवाद, ठीक, संप्रेषण अगर हम कहें तो। भाई आपने देखा, आपको दूध बोलना सीखा, आपने दूध मांगना सीखा, कुछ और बोलना सीखा। एक दो पॉइंट और हैं इसमें। व्हेन द लर्नर्स एक्वायर सेकंड लैंग्वेज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज ट्रांसफर दैट इज बाय द लर्नर्स लैंग्वेज दैट दे ऑलरेडी नो। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब बच्चे सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, अभी हमने नेटिव की बात की, मदर टंग तो हम जनरली एक्वायर ही करते हैं, लेकिन दूसरी भाषा को भी एक्वायर किया जा सकता है, बात ये हो रही थी। अगर आप सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करते हैं या सेकंड लैंग्वेज जब आप इवन सीख भी रहे होते हैं, तो ये आपकी पहली भाषा से प्रभावित होती है। जो आपने पहले से सीखा है वो इसको प्रभावित करेगा, ये फॉर श्योर है। तो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कब बेहतर हो सकता है, जब आपको फैमिलियर सिचुएशंस प्रोवाइड कराई जाए। क्लियर हो गई बात? और बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नॉम चॉम्स्की की बात करते हैं। ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी भी हैं बट बूढ़े हो चुके हैं। ठीक, तो नॉम चॉम्स्की की अगर हम बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों में जाने जाते हैं। ठीक, इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन चाइल्ड है या ह्यूमन ब्रेन है, उसमें इनेट कैपेसिटी है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। इनेट कैपेसिटी यानी आंतरिक क्षमता, आंतरिक क्षमता, इनेट कैपेसिटी। आप एनवायरमेंट दीजिए, ये अपने आप उठा लेगा लैंग्वेज को। इनेट कैपेसिटी है, आंतरिक क्षमता है लैंग्वेज एक्विजिशन की। किस कारणवश? क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उनके ब्रेन में क्या है, उनके ब्रेन में है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। अब ये जो LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक हाइपोथेटिकल सा डिवाइस है। मतलब अगर आप इसको ऑपरेशन करके कहीं ढूंढेंगे ब्रेन में तो मिलेगा नहीं, बट नॉम चॉम्स्की ने कहा कि एक डिवाइस है आपके ब्रेन में जो लैंग्वेज को एक्वायर करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम है लैंग्वेज यानी भाषा, एक्विजिशन यानी अधिग्रहण यंत्र यानी डिवाइस। भाषा अर्जन यंत्र कह सकते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कह सकते हैं। बिल्कुल, ये इंग्लिश पेडागोजी का सेशन है एग्जैक्टली। तो अगर हम इस केस में बात करें तो आपके ब्रेन में एक डिवाइस है लैंग्वेज को एक्वायर करने का। अब हम एक चीज जानते हैं, या नहीं जानते तो जान लेते हैं ज्यादा बेहतर समझने के लिए, कि हमारे ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, लेफ्ट और राइट। और जो लैंग्वेज है वो किस पार्ट में होगी, लेफ्ट में या राइट में? फटाफट से बताओ कमेंट करके, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल मयूरी। और ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये सर्टेन एज तक बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, उसके बाद ये वीक होता चला जाता है। अगर मैं कहूँ तो 5 साल के बाद ये वीक होना शुरू हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड के बाद। ठीक, तो इसलिए छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत तेजी से भाषा सीख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेफ्ट ब्रेन जो है वो लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम कह सकते हैं, अगर हम नॉम चॉम्स्की की बात को माने, जो कि हाइपोथेटिकल है, कि जो LAD है अगर वो पाया जाएगा तो वो लेफ्ट ब्रेन में पाया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है लैंग्वेज के लिए और राइट ब्रेन क्रिएटिविटी और बाकी चीजों के लिए। ठीक है बात? तो ये लॉजिक के लिए बेसिकली लेफ्ट ब्रेन इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है बात? तो ये एक छोटी सी बात हुई। अब इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज कही है। इन्होंने कहा LAD जो है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है, ये 5 साल के बाद या अर्ली चाइल्डहुड के बाद वीक हो जाएगा या वीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका क्रिटिकल पीरियड है। क्रिटिकल पीरियड मतलब संवेदनशील काल वैसे भी लैंग्वेज को सीखने का, वो 2 से 6 वर्ष है। उस उम्र में आप बच्चे को 2 भाषाएं भी दिखाएंगे, मतलब एनवायरमेंट में होंगी, तो वो एक्वायर कर लेगा एफर्टलेसली। उसको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हैं और आपको कहा जाए कि अब लैंग्वेज सीखो, तो प्रॉब्लम होगी। आपको उतनी एफर्टलेसली आप नहीं सीख पाएंगे जितने आप उस बचपन में सीख सकते थे। तो कह सकते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वीकन्स विद एज। जैसे एज पास होगी तो आपकी एज के साथ साथ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कमजोर होगा। यूनिवर्सल ग्रामर की इन्होंने बात की है। यूनिवर्सल ग्रामर क्या है ये भी देख लेते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर यानी सार्वभौमिक व्याकरण। अगर मैं बात करूं सार्वभौमिक व्याकरण या जनरेटिव ग्रामर की भी ये बात करते हैं, ठीक,
ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर भी कहते हैं इसको। बेसिकली हमारे ब्रेन में कुछ रूल्स हार्ड वायर्ड होते हैं, मतलब प्री एग्जिस्ट करते हैं, हमें सीखने नहीं पड़ते, वो हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, ठीक है, या होते हैं। हमारे स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हम कुछ लैंग्वेज के सर्टेन स्ट्रक्चर्स को ऑटोमेटिकली हम सीख जाते हैं, जनरेट कर लेते हैं, ठीक। तो यही है सार्वभौमिक व्याकरण, और हर एक लैंग्वेज में ये स्ट्रक्चर काम करेगा, ठीक है। हर एक लैंग्वेज में ये स्ट्रक्चर एक तरीके से कुछ हद तक कॉमन होगा, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात है, होपफुली आपको ये बात क्लियर हुई होगी। यहाँ तक की बात क्लियर है, नॉम चॉम्स्की की बात क्लियर हो गई होगी। कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता दीजिए। आज कमेंट थोड़े से स्लो चल रहे हैं तो मैं फास्टेस्ट सेंसिटिव पीरियड या फास्टेस्ट पीरियड टू लर्न अ लैंग्वेज इज अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष, ठीक। नेटवर्क खराब है, ऐसा कैसे? कोई बात नहीं, दैट्स ओके, एग्जैक्टली। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो आप क्लियर लिख रहे थे, जरा आंसर भी कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थियरी, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इन द लैंग्वेज इनपुट, देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। मतलब कि अगर हम बात करें लैंग्वेज एक्विजिशन थियरी के, मतलब जो थियरी ये कहती है कि भाषा को एक्वायर किया जा सकता है, तो व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन की कमी है इन द लैंग्वेज इनपुट। इनपुट मतलब जो बाहर से आपको इनपुट मिल रहे हैं ना, जिसके बेसिस पे आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक। देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर, एक यूनिवर्सल ग्रामर है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है हमारे अंदर। उन रूल्स को हम ऐसे ही एक्वायर कर लेते हैं बिना सीखे, ठीक। हम सही बोलते हैं ना, पानी दे दो, ये तो नहीं बोलते दे दो पानी, तो भी बोल सकते हैं, बट वो ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, आप बोलेंगे मैं घर जा रहा हूं। तो इस तरीके के बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बच्चे गलत नहीं, उनको एज इट इज एक्वायर करते हैं, उनके ब्रेन में वो हार्ड वायर्ड स्ट्रक्चर ऑलरेडी है रूल्स को जनरेट करने का। तो वो ये नहीं कहेंगे जा रहा हूं रूम पे, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है ये कहाँ अप्लाई होती है? कोलोकियल लैंग्वेजेस, जो स्थानीय भाषाएं होती हैं, जो या जो नॉर्मल बोलचाल में हम यूज कर लेते हैं यारी दोस्ती में, मॉडर्न लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस या ह्यूमन लैंग्वेजेस। तो ये अप्लाई कहाँ होंगी? ह्यूमन लैंग्वेजेस पे। हमने यही बात की थी, ये एनिमल्स की बात नहीं हो रही थी, ह्यूमन चाइल्ड में एबिलिटी है, और वो लैंग्वेज लेके पैदा नहीं हो रहा, लर्न करने की एक्वायर करने की इनेट कैपेसिटी है। ठीक हो गई बात? यहां तक की बात आपकी क्लियर है? आगे बढ़ जाएंगे, देखें कुछ चीजों को। एज पर नॉम चॉम्स्की थियरी, द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज टू, जो लैड है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये क्या है नॉम चॉम्स्की की थियरी के अनुसार, और इसका काम क्या है? लर्न लैंग्वेजेस इन फॉर्मल स्कूल्स, इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ अडल्ट्स, जनरेट ग्रामर रूल्स या मेमोराइज ग्रामर रूल्स। एक बार आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फॉर्मल स्कूल्स की तो बात ही नहीं करेंगे नॉम चॉम्स्की, एक्विजिशन में कभी फॉर्मल स्कूल्स की बात नहीं होती। लैंग्वेज लर्निंग में फॉर्मल स्कूल की बात होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज लर्निंग में आपको बुक्स की, ग्रामर की, फॉर्मल सेटिंग की, सिस्टम की, डेलिब्रेट एफर्ट की, कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत पड़ती है। एक्विजिशन में आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, आप नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं। ठीक, एग्जैक्टली आंसर सी ही सही है, जनरेट ग्रामर रूल्स। ये इसमें कंफ्यूजन थी पहले, ये कई जगह पर खतरनाक तरीके से कुछ कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, बट रियलिटी यही है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है हमें मदद करता है लैंग्वेज रूल्स को प्रोड्यूस करने में, जनरेट करने में, ना कि इमिटेट करने में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। इसको सही कर लीजिएगा अगर कभी प्रॉब्लम हुई हो इधर तो। अ क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज, किसको आप एक क्रिटिकल पीरियड कहेंगे लैंग्वेज लर्निंग में? संवेदनशील काल कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विद ग्रेटर ईज देन एनी अदर टाइम। मतलब कि ये वो पीरियड है जब लैंग्वेज को एक्वायर किया जा सकता है ज्यादा आसानी से बाकी टाइम कंपैरेटिवली, बाकी टाइम से आपके जीवन के। या फिर बी ऑप्शन, द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टेक्स प्लेस इन दी क्लास, यानी क्लास में जो आप सीखते हैं, बेस्ट प्रेपरेटरी पीरियड फॉर एनी लैंग्वेज प्रोजेक्ट, या फिर स्पेशल टाइम सेट असाइड फॉर स्टूडेंट्स टू इंटेंसिवली प्रैक्टिस लैंग्वेज यूज। एक बार आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। वाई नॉट सी? बेस्ट प्रेपरेटरी पीरियड फॉर एनी लैंग्वेज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए नहीं,
ये वो सेंसिटिव पीरियड है जिस पीरियड में, जिस काल में आप बहुत आसानी से लैंग्वेज को सीख सकते हैं अपने जीवन के किसी और एज पीरियड के दौरान। मतलब वो जो 2 से 6 या 5 साल तक की उम्र है, 6 साल तक की उम्र है, वो है सेंसिटिव पीरियड, क्रिटिकल पीरियड, जब आप बहुत तेजी से ग्रेटर ईज के साथ, मतलब आपको बहुत कम एफर्ट लगेगा, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट आएगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हुई। आगे बढ़ जाते हैं, लैंग्वेज की थोड़ी सी, लर्निंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्विजिशन पे हमने बहुत बात कर ली कि आप अपने एनवायरनमेंट से अपनी मातृभाषा को ऐसे ही एक्वायर कर लेते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, आपको स्पेसिफिक बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये एसी गर्मी फेंक रहा है क्या? 1 मिनट रुक जाओ बस, या मेरी तबीयत। हाँ, तो लर्निंग की अगर बात करें, यानी अधिगम की बात करें, when a language is learnt in a systematic way या formal language learning, deliberate practice के साथ जब आप सीखते हैं, ये एक मीनिंगफुल प्रोसेस है लर्निंग। भाई कुछ अर्थ निर्माण करेंगे आप, तभी तो ढंग से सीख पाएंगे जब आपके लिए वो चीज मीनिंगफुल होगी। लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस। क्या है? ये चेतन प्रक्रिया है। इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन या फिर फैमिलियर एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट ऐसा हो जहां बच्चों को एक्सेप्टेड फील हो, उसको परिचित फील हो, वो अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहे टूटी फूटी लैंग्वेज बोले। यानी कि यहाँ सिस्टमैटिक वे में सीखोगे, कॉन्शियसली सीखोगे, यानी डेलिब्रेट एफर्ट करना पड़ेगा आपको कॉन्शियसली, रूल्स को बुक्स के थ्रू, आपके ग्रामर के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, उस तरीके से आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश कह सकते हैं हम, यहाँ पर आ जाएगी कि हम इंग्लिश को लर्न करते हैं ज्यादातर लोग, और क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है या हमारी मातृभाषा नहीं है, और हिंदी को हम एक्वायर करते हैं, ये कह सकते हैं। एक्विजिशन एंड लर्निंग का मेन डिफरेंस देख लेते हैं। एक्विजिशन इज सब कॉन्शियस वाइल लर्निंग इज कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट। ठीक, डेलिब्रेट मतलब आपकी इच्छा, आप कॉन्शियसली एफर्ट मार करके, चाह करके, क्या कहें, इंटेंशनली सीखते हैं। लेकिन आप मदर टंग बिना अनइंटेंशनली भी आपने एक्वायर कर ली होगी, आपको पता भी नहीं लगा होगा आपने कब बोलना सीख लिया। ठीक, ऐसा थोड़ी था कि मम्मी लाओ किताब लाओ और घर वाले किताब लाए और आपको पढ़ा पढ़ा करके जब बोलना सिखाया, ऐसा नहीं था। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, जूम कर दो, कर देंगे जी जूम। फिर है मदर टंग इज मोस्टली एक्वायर्ड वाइल सेकेंड लैंग्वेज इज मोस्टली लर्नड। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि जो मदर टंग है उसको जनरली हम एक्वायर करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि ग्रहण या अर्जित कर लेते हैं, अर्जन हो जाता है बिना किताबों के, बिना एफर्टफुल प्रैक्टिस के, नेचुरली। जबकि जो दूसरी भाषा है वो ज्यादातर केस में दूसरी भाषा को एक्वायर किया जा सकता है, बट इज मोस्टली लर्नड। मतलब आप प्रॉपर प्रैक्टिस और एफर्ट के थ्रू कॉन्शियसली सीखते हैं दूसरी भाषा को, जबकि एक्विजिशन आपका एनवायरमेंट से हो जाता है। ठीक, तो ये एक बेसिक बात है, एक्विजिशन सबकॉन्शियस है और लर्निंग कॉन्शियस है। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी आपको? रिफ्रेश करके देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि क्लियर ना दिखे, आपके नेटवर्क में इशू है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। मतलब एक लैंग्वेज को प्यूबर्टी के बाद सीखना। प्यूबर्टी मतलब आपकी वो जो टीन एज है, वो जो एडोलेसेंस है, वो जो आपकी 10-12 साल के बाद की जो उम्र है। ठीक, तो उस केस में ये आप एक फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हैं प्यूबर्टी के बाद, मतलब अर्ली चाइल्डहुड के बाद कह सकते हैं, इवन लेटर चाइल्डहुड के बाद आप सीख रहे हैं, तो क्या होगा? नॉर्मल एक्विजिशन होगा, ग्रेटर मास्टरी होगी, लॉस ऑफ मास्टरी या डिफिकल्टी इन एक्विजिशन। तो ये बात हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी कि यदि आप एक टाइम के बाद लैंग्वेज सीखते हैं, यानी कि अगर आप अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के बाद या आप जितनी ज्यादा उम्र में आप लैंग्वेज सीखेंगे उतनी आपको डिफिकल्टी हो सकती है एक्वायर करने में, एक्विजिशन में। ठीक, तो जब आप प्यूबर्टी के बाद अगर लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज वो भी, तो उसमें क्या होगा? डिफिकल्टी होगी उसको एक्वायर करने में। लर्निंग तो कर सकते हैं, हमें बहुत सारे रूल्स पता है, लिटरेचर पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको नॉर्मली यूज करने में हमें कंफर्टेबली प्रॉब्लम होती है, या ओवरऑल भी एक अंडरस्टैंडिंग में हमें प्रॉब्लम होगी, ये कह सकते हैं। होम लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे। होम लैंग्वेज को हम क्या करते हैं? एक नेचुरल वे में प्रमोट करते हैं, एक्वायर करते हैं, लर्न होती है या फिर टॉट यानी पढ़ाई जाती है। एक बार आंसर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज के सेशन को करेंगे कंटिन्यू। ठीक है बात? बी ऑप्शन यानी एक्वायर्ड, बिल्कुल। होम लैंग्वेज क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्वायर की जाती है, अर्जित की जाती है। लर्न तो हम दूसरी लैंग्वेज को करते हैं, सेकंड लैंग्वेज को लर्न करेंगे। सेकंड लैंग्वेज होता तो हम लर्न लिख देते। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंग्लिश को पढ़ाने के? स्पेशली अगर हम इंडिया में बात करें तो 2 चीफ ऑब्जेक्टिव हैं, 2 मेन एम्स हैं, गोल्स हैं, उद्देश्य हैं। भाई क्यों पढ़ा रहे हैं हम?
उसका रीजन है लैंग्वेज डेवलपमेंट या एक बेसिक प्रोफिशिएंसी आ जाए हमारी लैंग्वेज स्किल्स को लेकर के, ताकि हम भाषा को ठीक ठाक तरीके से यूज तो करना शुरू कर दें। एटलीस्ट उसकी जितने भी स्किल्स हैं उनको हम यूज करना शुरू कर दें। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन पर इतनी पकड़ हो कि अपनी बात को अच्छे से कह सुन पाएं, पहुंचा पाएं और सामने वाले की बात को रिसीव कर पाएं। दूसरा एक उद्देश्य है बहुत बड़ा कि जब ये हो जाए तो लिटरेरी डेवलपमेंट, भाई लिटरेचर को आप अच्छे से पढ़ें, फिर हिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़ें, अपनी नॉलेज के लिए आप उसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए चीजें, क्रिएटिविटी और ये सारी चीजें फिर आपकी डेवलप होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक प्रोफिशिएंसी एक तो बन जाए, यानी आप कम्युनिकेट करना सीख जाए अपनी बात को एनवायरमेंट में, और दूसरा है कि आप नॉलेज के लिए, नॉलेज को बेहतर करने के लिए सीख रहे हैं, लिटरेचर का डेवलपमेंट आप कर पाएं, कल समझ पाएं, आगे कुछ और कर पाएं उसमें। तो ये दो बेसिक सी चीजें हैं जिनको हम उद्देश्य मानते हैं लैंग्वेज को सिखाने का। ये पता होनी चाहिए चीजें बस। प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पता नहीं क्या क्या तरीके से पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि ट्विन फैक्टर्स हैं, यानी दो ऐसे फैक्टर हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा। वो हैं, एक तो स्कूल के बाहर एनवायरमेंट नहीं मिलता बच्चे को उस लैंग्वेज को यूज करने का या इंग्लिश को यूज करने का। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में डाल भी दिया तो घर पर बच्चे का मजाक उड़ रहा है कि तुम बहुत अंग्रेज बन रहे हो, दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, देखो ये हीरो बन रहे हैं, इंग्लिश में बात करेंगे हमसे। तो एक तो प्रॉब्लम ये हुई कि आउटसाइड द स्कूल हमें एनवायरमेंट नहीं मिलता इंग्लिश को यूज करने का। दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि टीचर्स ही प्रोफिशिएंट नहीं है। अगर इंग्लिश का टीचर इंग्लिश को इंग्लिश बोलेगा, होम को होम बोलेगा, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। मजाक नहीं उड़ा रही हूं किसी का। ऑब्वियस है कि हमारी भी ये जो टीचर्स हैं उनकी भी मदर टंग तो रही नहीं है, लेकिन ये बच्चे के लिए प्रॉब्लम है फिर, क्योंकि वो सीखेगा किससे, उन्हीं से सीखेगा और वही साइकिल फिर जीवन भर चलती रहेगी। वो भी कल होम बोलेगा, फिर यही चलेगा जनरेशन टू जनरेशन। तो इस केस में टीचर्स प्रोफिशिएंट नहीं है, वो ठीक से साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते लैंग्वेज की, वोकैबुलरी उनकी ठीक नहीं है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, यानी पारंगत नहीं है टीचर भी। तो दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी मेन टू प्रॉब्लम्स हैं। दीज आर, एक तो आउटसाइड स्कूल जो है लैंग्वेज को यूज करने का मौका नहीं मिलता बच्चे को, इसलिए वो सेकंड लैंग्वेज को अच्छे से सीख नहीं पाता। और दूसरा है आपका टीचर लैक प्रोफिशिएंसी। टीचर्स भी प्रोफिशिएंसी को लैक करते हैं, पारंगत नहीं है, परिपूर्ण नहीं है लैंग्वेज को यूज करने में, जो हमारी भाषा को सिखाने का पहला उद्देश्य था कि एटलीस्ट आप यूज तो कर पाए, ठीक से कम्युनिकेट तो कर पाए आप। हाँ, डेटा को डाटा बोलते हैं, एग्जैक्टली स्वप्निल, बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ बात बोलने की नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं, और आपको काम करना होता है। मतलब परिपूर्ण कोई भी नहीं है, टीचर भगवान नहीं है कि उसको सब कुछ आता होगा, बट एटलीस्ट वो एक इच्छा तो रखे कि सीखना है, मुझे खुद को बेहतर करना है। उसको लग रहा है यार अब तो मैंने पता नहीं क्या कर लिया और अब तो सैलरी भी फिक्स ही है, तो क्या जरूरत है, चल रही हैं चीजें ऐसी, चलती रहेंगी हमेशा। तो ये एक बेसिक सी बात है। इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ये बात हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इंग्लिश क्या है हमारे लिए, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम सीखते हैं, यानी दूसरी भाषा के रूप में। हमारी पहली भाषा जनरली कोई और ही होती है, मातृभाषा हमारी इंग्लिश नहीं है। टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश वन शुड हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। भाई इंग्लिश में आपको पारंगत बनना है, आपको परिपूर्ण बनना है, तो उसके लिए क्या होगा, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे ये बनी है, चाहे वो मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं इसको यूज करने के, चाहे वो इसका साउंड का स्ट्रक्चर हो जो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, वोकैबुलरी है, मतलब आपको अर्थ तो पता हो कहाँ कौन सा वर्ड यूज होगा, और स्ट्रक्चर इसका, भाई कैसे फॉर्म की जाएगी अपनी बात अगर आप लिख करके एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को। तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स का ही नहीं नाजिया, हर जगह यही हालत है, ठीक। और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन वो बहुत कम है, गिनती के। तो ये भी एक बेसिक सी बात हुई। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं प्रॉब्लम्स कहाँ हैं टीचिंग में, इंग्लिश को पढ़ाने में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। मतलब बेसिकली कहा जा सकता है कि जो इंग्लिश है उसको प्रोफिशिएंट बनाने के लिए ये सारी चीजें, साउंड, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर पता हो टीचर्स को, और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है लैंग्वेज को सिखाने में। लेकिन जो इंडिया में लैंग्वेज की स्थिति है, लैंग्वेज टीचिंग की स्थिति है, इंग्लिश टीचिंग ऑफ इंग्लिश की स्थिति है, वो चिंता का विषय है, अ मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर उसको सुधारा जाए तो ठीक है, अदरवाइज जिस एनवायरमेंट में बच्चा भाषा सीख रहा है इंग्लिश, वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक। उस तरीके से आधा जीवन वो उससे डरता ही रहेगा, जैसे मैं और आप डरते आए, ठीक। अब नहीं डरते, खैर। लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट टीचर्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मतलब टीचर्स ही एफिशिएंट नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है।
फिर है इसके बाद डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। जिन मेथड्स को हम यूज कर रहे हैं वो जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का बहुत ज्यादा यूज होता है थ्रू आउट इंडिया, जिसमें हम ग्रामर तो बहुत अच्छी सीख लेते हैं, हम पढ़ना भी सीख लेते हैं, हम उसको समझना भी सीख लेते हैं, लेकिन कभी यूज करने की बात आए कम्युनिकेशन में तो हम हो जाते हैं फेल। तो हमारे मेथड्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो फॉल्टी हैं, जो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। वेरिएशन इन इंग्लिश सिलेबस, सिलेबस भी यूनिफॉर्म नहीं है बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी तरह की किताबें हैं, बहुत सारी तरह के वेरिएशन उनमें अंतर हैं। ये सीबीएसई बोर्ड, ये आईसीएसई बोर्ड, ये यूपी बोर्ड, ये फलाना, ये ढिमकाना, यहाँ ये चैप्टर्स हैं, वहां ये चैप्टर्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, यूनिफॉर्म नहीं कर पा रहे हम सिलेबस। लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग मटेरियल्स का कम यूज किया जाना, जिसकी वजह से बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बन पाता, उनकी लर्निंग इफेक्टिव यानी प्रभावी नहीं बन पाती। अफेक्टिव नहीं है ये, इफेक्टिव है, ई वाला इफेक्टिव मतलब प्रभावी। फिर है ओवर क्राउडेड क्लासेस, क्लासेस एक क्लास में 90 बच्चे हैं, अगर दिल्ली में भी ये हालत है बहुत सारी जगह पर, तो कैसे आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, कैसे आप बच्चे की नीड को, कैसे इन चीजों पर आप ध्यान दे पाएंगे? आप उनको मैनेज ही कर लें, क्लासरूम मैनेजमेंट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। आरटीई क्या कहता है? आरटीई कहेगा भैया प्राइमरी में 1:30 रखो, एलिमेंट्री में 1:35 रखो, और 1:40 से कभी भी एक्सीड ना हो, मतलब 40 बच्चों पर एक टीचर हो, उससे ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, नहीं तो टीचर बढ़ाओ। उस केस में यहाँ 90 बच्चे हैं एक क्लास में, मान लो ओवर क्राउडेड हो गई क्लास, तो इंडिविजुअल अटेंशन मिल नहीं पाएगी, तो प्रॉब्लम हो गई ये भी। ठीक है, बात क्लियर? एग्जैक्टली अंकिता। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाई भाषा को सिखाने के कुछ सिद्धांत हैं जिन पर फोकस किया जाना चाहिए। इन सिद्धांतों को भी समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो कह सकते हैं इट इज अ प्री रिक्वेस्ट टू लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा को सीखने की ये पहली शर्त है कि बच्चा क्या हो, मोटिवेटेड हो। आप ऐसा एनवायरनमेंट दें, ऐसी एक्टिविटीज कराएं ताकि वो क्या फील करे, मोटिवेटेड फील करे लैंग्वेज को सीखने में। अगर आप कहें मुझे इंग्लिश सीखनी है और आप फुल्ली मोटिवेटेड हैं, तो आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आप सीख के मानेंगे, और ऐसे लोग हैं एग्जाम्पल के तौर पे सोसाइटी में। ठीक, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा के विकास में जो मोटिवेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा एक लैंग्वेज को सीखने में। इवन नॉर्मल लर्निंग में भी मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो लर्निंग बेहतर होगी, ये बात हम सभी जानते हैं सीडीबी के माध्यम से। तो प्री रिक्वेस्ट का मतलब है पहली रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्वायरमेंट है, अनिवार्य है, या कहें तो पहली शर्त है। ऐसा कहा नहीं जाता कि भैया पहली शर्त आपके लिए क्या है, प्री रिक्वेस्ट क्या है आपके लिए? अगर आपको केवीएस देना है तो सीटेट है, ये रिक्वायरमेंट है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, आप एलिजिबल ही नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। जैसे अभी कल मेरी एक फ्रेंड को घर आना है, तो मैं ऐसे कह दिया भाई ठीक है, यारी दोस्ती बढ़िया है अपनी जगह, बट ऐसे मास्क लगा के रहना है तुम्हें। ठीक, तो वो क्या है, पहली शर्त हो गई है आजकल मास्क जो है। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। भाई भाषा को सीखने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है? मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इमिटेशन या ओरल अप्रोच? थोड़ा सा प्रकाश डालिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, MDET+B की वीडियो में लाइव कौन आएगा? ये कौन सी? समझी नहीं मैं आपकी बात को, क्या कहना चाहते हो? 3-3 घंटे लाइव लिया है मैंने, पेडागोजी तो अच्छे से डिस्कस करते हैं MDET+B की। आंसर करो एक बार, फटाफट से बताओ। प्री रिक्वेस्ट क्या है? मोटिवेशन। भाई बच्चे का अभिप्रेरित होना इंपॉर्टेंट है, जैसा कि BF स्किनर भी कहते हैं कि मोटिवेशन इज अ नेशनल हाईवे, यानी NH है टू लर्निंग। तो अगर आपको तेजी से सीखना है, जैसे हाईवे पे आपकी गाड़ी भागती है, वैसे आप मोटिवेटेड हैं तो लर्निंग की गाड़ी आपकी तेज भागेगी, ये कह सकते हैं। प्रिंसिपल्स हैं कुछ। हैबिट फॉर्मेशन का प्रिंसिपल, यानी आदत पड़नी चाहिए बच्चे को, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाओ फैमिलियर एनवायरनमेंट में। और इमिटेशन, यानी कि बच्चा क्या है, टीचर को रोल मॉडल मानता है, आइडियल मानता है, तो आप या तो रिकॉर्डिंग्स उसको अच्छी सुनाओ, या आपका खुद का प्रोनाउंसिएशन या लैंग्वेज यूज बेहतर हो, ताकि वो बेहतर सीख पाए, आपसे इंस्पायर हो पाए, इमिटेट कर पाए आपको। प्रैक्टिस एंड ड्रिल होनी चाहिए, रेपिटेड प्रैक्टिस कहें। ओरल अप्रोच मतलब स्पीच का यूज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, आसानी होगी बच्चे को। नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, यानी LSRW को एक सीक्वेंस में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को सीक्वेंस में सिखाया जाए। और मदर टंग का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे जो लिंग्विस्ट हैं वो कहते हैं कि यूज़ नहीं की जानी चाहिए, बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि इसको फैसिलिटेशन के माध्यम बनाया जाना चाहिए, फैसिलिटेशन का, यानी कि आप प्राइमरी लेवल पर मदर टंग का इस्तेमाल करें, ऐसा NCF भी कहेगा। तो आप हेल्प ले सकते हैं इसकी।
ठीक है, ये एक बेसिक सी बात हुई। ठीक है बात, बहुत बढ़िया पूजा शर्मा जी, धन्यवाद। खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। अरे यार ओह, मैं कौन सी दुनिया में हूँ, इतना लंबा सेशन चल रहा है और मेरी क्लास भी है 10:30 इवन। ओ भाई साहब, 10:15 तो मैंने एक इवेंट लगाया हुआ था यहीं लेट्स लर्न पे, एक डिस्कशन करना था। मैं भी आजकल अलग ही दुनिया में खोई हुई हूँ। खैर कोई बात नहीं, तो टॉपिक भी बड़ा है और दूसरा फिर खो जाती हूँ मैं कई बार। कोठारी कमीशन है, कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की है, मतलब 3 भाषाओं को त्रिभाषा सूत्र 1964 से 66 के बीच में ये आया था। और हाँ अच्छा, समझ गई लर्न सिटी, अब समझ गई आप क्या कह रहे थे कि वो D2+V वाला कौन बनाएगा, लाइव कौन आएगा उसमें। अच्छा कोई नहीं आएगा, मैं ही आऊंगी अभी, वो रुक जाओ उसके लिए थोड़ा सा, है ना। इन अभी 10 मिनट में, अरे यार उसको 11 बजे, 11:15, 11:30 कभी भी करूंगी, क्योंकि अभी तो मेरी 10:30 क्लास है, तो उससे पहले मैं यही खत्म कर लूँ, कर दूंगी, लेकिन आज उसको करके ही सोऊंगी ना। मुझे लगा ये सेशन जल्दी खत्म हो जाएगा, बट मैं आजकल स्लो साबुन हो गई हूँ, बट ज़रूरी भी है क्योंकि चीज़ें ठीक से नहीं समझ आएंगी फिर। अगर मैं बात करूँ कोठारी कमीशन की, तो 3 लैंग्वेजेस की ये बात करता है। एक तो आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में एक मदर टंग हो जो कि हिंदी है, इंग्लिश आप दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाएं, और कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो 22 भाषाएं हैं उनमें से एक लैंग्वेज का आप यूज़ करें। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में वहाँ की कोई भी जो भी एक रीजनल लैंग्वेज है, यानी मातृभाषा यूज़ हो, हिंदी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में और इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज के रूप में, ताकि नेशनल हार्मनी बनी रहे पूरे देश में, एक सीक्वेंस या एक तरीका हो, एक स्ट्रक्चर हो। हालांकि इस पर बवाल हुआ, साउथ इंडिया में इसको एक्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं किया गया। मैग्जिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कुछ मैग्जिम्स हैं, कुछ सूत्र हैं जो आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो मैग्जिम्स में है नोन टू अननोन। पहले आप वो चीजें बताते हैं जो बच्चा जानता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज से ऐड करते हैं, वो एग्जांपल्स देते हैं जिनको वो जानता है उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, पहले आसान चीजें, सरल से जटिल की ओर जाना, मतलब आप पहले आसान चीजें कराएंगे फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, आप ऐसे मेथड का इस्तेमाल करेंगे जहां कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस देकर या चीजों के थ्रू बच्चे को सिखाया जाए। एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें जिनको आप टच फील नहीं कर सकते, मतलब अगर पेन पढ़ा रहे हैं तो पेन से कोई एक्टिविटी करा दी, उसको दिखा दिया, यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दे दिया आपने। फिर है इंडक्शन टू डिडक्शन, जो बात आपकी नोन टू अननोन में भी पूरी हो गई थी। पहले आप इंडक्टिव मेथड का यूज करते हैं, बाद में डिडक्टिव का। छोटे बच्चों को इंडक्टिव मेथड ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि आप एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। ठीक, होल टू पार्ट्स, मतलब आप पहले पूरा, जैसे कविता सुना रहे हैं आप, मतलब पोयम की बात हो रही है तो आपने होल उसको पूरा गा करके और यूज किया, फिर बाद में आप उसके पार्ट समझा सकते हैं, उसका रेलेवेंस समझा सकते हैं। क्लियर है बात। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसका एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस टू सिंथेसिस पर भी जा सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, जटिल समस्या को तोड़ करके बता सकते हैं। ठीक है, मैग्जिम्स होते हैं सूत्र, कुछ ऐसे सर्वमान्य सूत्र हैं जो सब जगह माने जाते हैं कि भाई इन फॉर्मूलाज को यूज करोगे अगर, इन फंडों को यूज करोगे अगर, तो आपकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव बन जाएगी, प्रभावी बन जाएगी। ठीक है, ये एक छोटी सी बात है। क्लास है प्रदीप जी, बस अभी लेने वाली हूं मैं घर क्लास। तो एक तो ये छोटी सी कहानी हुई, सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, इस टॉपिक से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतनी ही कहानी।